हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी चैप्टर नंबर 3 हड़प्पन सिविलाइजेशन की टेस्ट की डिस्कशंस को। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कवर कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक हम जानते हैं कि आंसर कीज क्या होनी चाहिए, करेक्ट आंसर क्या है और इनकरेक्ट आंसर क्या है वेरियस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिटीज। ठीक है, हड़प्पन सिटीज यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो भी आपको सिटीज वगैरह मिलती थी उसके अंदर जो घर कंस्ट्रक्टेड करे गए थे हड़प्पन्स के द्वारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, उसके कंटेक्स्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले, सम हाउसेज वर 1 स्टोरी हाई। अब स्टोरी की इंग्लिश आप जानते होगे, है ना। स्टोरी का मतलब क्या होता है? फ्लोर, है ना। तो बेसिकली यहां पर फ्लोर की बात करी गई है। क्या एक माले की बिल्डिंग उनके पास हुआ करती थी क्या? दूसरी स्टेटमेंट, क्या कुछ घरों में 2 माले की बिल्डिंग हुआ करती थी क्या? और तीसरी स्टेटमेंट, क्या कुछ घरों में अंदर ही, घर के अंदर ही कुएं भी बनाए गए थे क्या? सारी स्टेटमेंट ठीक है? पूछा क्या गया है? करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, 1, 2 एंड 3 सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी ये करेक्ट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको यहां पर मिल जाएगा, इसका जो फ्रेमवर्क है यहां पर। जनरली हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड ईदर 1 फ्लोर के थे या तो 2 फ्लोर के थे। स्टोरी वर्ड यहां पर दे रखा है, स्टोरी का मतलब होता है दोस्तों फ्लोर। ठीक है, रूम्स जो थे वो कोर्टयार्ड के आसपास थे, और मोस्ट ऑफ द हाउसेस, ऐसा भी नहीं था कि थोड़े बहुत घरों में घर के अंदर कुआं मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स ऑल्सो टू सप्लाई वाटर, ताकि वो नहा सके। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं, इनके घरों की जो ईंटें हुआ करती थी वो वॉल्स स्ट्रांग होंगी डेफिनेटली, है ना, कितनी आसानी से घर गिर ना सके। तो घरों के अंदर जो ईंटें हैं क्या वो भी इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर ये लोग लगाते थे? हाँ, इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर ही वो होती थी। किसी भी चीज को अगर स्ट्रांग बनाना है तो ब्रिक्स ब्रिक्स को दोस्तों क्या है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है। और इंटरलॉकिंग पैटर्न के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाउसेज ऑफ हड़प्पन सिटीज। अगेन, all houses had rooms built around a courtyard। बताओ, all houses had rooms built around a courtyard, सही है कि गलत है? क्यों गलत क्यों है? सारे घरों में नहीं होता था, है ना। चलो, लड़की होशियार हो गई है, पकड़ने लगी है ट्रिक्स। दूसरी चीज, ऑल हाउसेज हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया। सारे घरों में सेपरेट बेथिंग एरिया नहीं था। तो क्या वो पड़ोसियों के घर में नहाने जाते थे? क्योंकि सारे हाउसेज जो थे वो रहने के पर्पज से नहीं बन रखे थे। हमने पढ़ा भी थे ना, कुछ कुछ हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड मेहरगढ़ में भी और यहां पर भी फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग समथिंग लाइक फूड ग्रेन्स वगैरह, है ना। तीसरी चीज, जो घरों में नालियां और जो गटर थे, ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वंस, है ना। घर के गटर और नाले से पानी निकलकर सड़कों की तरफ, बैकयार्ड की तरफ या कहीं पर भी गली मोहल्ले में जाता था, और उन गली मोहल्ले के ड्रेन्स का पानी बिगर ड्रेन्स में जाता था। राइट, मैंने पूछा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है? 1 and 2 ओनली। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखो दोस्तों, मैंने यहां पर बता रखा है, मतलब यहां पर लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया। मोस्ट, ऑल नहीं। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद इनके पास घरों के अंदर ही ड्रेन्स हुआ करती थी। ठीक है, ड्रेन्स इन द हाउसेस, यहां पर देखो वेरी ऑफन,
वेरी ऑफन मतलब हमेशा नहीं, कभी कभार, ज्यादातर ड्रेन्स जो थी घरों के अंदर, दे वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स, और छोटी छोटी जो ड्रेन्स थी वो सड़क के ऊपर ही एक लार्जर ड्रेन थी उससे कनेक्ट होती थी। ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सिटीज थी और हाउसेज थी, वो इस हाउसेज जो थे वो इसी प्रकार से फंक्शन करते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, अगेन हरप्पन सिटीज के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। मैनी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, सड़कों के ऊपर जो सिटीज में जो ड्रेन्स पाई जाती थी, मैनी वर कवर्ड, जैसे हमारे गलियों में नाले जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, था। ड्रेन्स वर कवर्ड विथ ब्रिक स्लैब्स, ये भी सही है। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू क्लीन ड्रेन्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इंस्पेक्शन होल्स क्या होता है, जैसे आपने ये एक स्टोन की ब्रिक की एक पट्टी बिछाई गटर के ऊपर, वहां पर आपने देखा होगा हमारे गलियों में जो नाले होते हैं या फिर हमारे घर के नीचे जो सीवर होता है, गलियों में, ब्लॉक्स में, आसपास सोसाइटी में, जहां पर भी वो स्टोन स्लैब्स बिछाए जाते हैं उसके ऊपर ऐसे एक छेद होते हैं, ताकि एक औजार लेकर, लोहे का औजार लेकर जब वो क्लीनिंग करने वाले आते हैं वो इसके अंदर फंसाते हैं और ऐसे खोल के जब ये बहुत महीनों तक जाम हो जाते हैं तो ऐसे करके खींच के इसको निकाल लेते हैं। ये पर्पस होता था इंस्पेक्शन होल का और आज भी होता है। ठीक है, ड्रेन्स क्लीन करने का तरीका यही है कि इंस्पेक्शन होल से वो लोग खोल लेते होंगे उसको, है ना, टाइम टू टाइम। और मैंने पूछा कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ये क्या, 1, 2 and 3, ये तो इजी होगा क्वेश्चन, कर पाए होगे इसको तो, है ना। तो यहां पर देखो, मोस्ट ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है। उसके बाद ड्रेन्स क्योंकि कवर्ड थी तो इंस्पेक्शन होल्स जो है दे वर प्रोवाइडेड रेगुलर इंटरवल्स टू क्लीन देम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज थी, कैसे, प्रूफ करो। टाउन प्लानिंग, बहुत सारे क्राफ्ट्स के जो सामान मिले हैं, उनको यह भी पता है कि अगर गटर बनाना है तो गटर की बदबू आएगी तो ब्रिक स्लैब से कवर कर दो। साइंटिफिक चीज ही तो है ना ये थिंकिंग जो है इंसान की। दोस्तों साइंटिफिक चीज क्या होती है, यहां पर मैं उसकी बात तो कर नहीं सकता कि वो ड्रोन्स उड़ाते थे, मोबाइल खेलते होंगे, प्ले स्टेशन बनाया होगा उन्होंने, है ना। इंसान की साइंटिफिक एक्सपर्टीज जानी जाती है उसकी इन्वेंशन और इनोवेटिव बेस से, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग से, जिससे वो अपने जीवन को आसान कर सके, राइट। वही होती है साइंटिफिक एक्सपर्टीज, राइट। तो ये प्रूवन फैक्ट है। पीपल ऑफ, सेकंड स्टेटमेंट, पीपल ऑफ आईवीसी हैड अ ग्रेट आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज ऑल्सो, क्योंकि हमें उनकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज, इनोवेटिव स्टाइल या एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी वाली थिंकिंग हमें उतरती हुई दिखती है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन में इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आर्किटेक्चरल थिंग्स जो उन्होंने बनाई। अब जैसे प्रीस किंग का जो स्टैचू है, ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है, सिटाडेल है, ऐसी अनगिनत चीजें हैं, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल तो उनकी दिख ही रही है ना, राइट। आज आपको और मेरे को कोई बहुत सारा ईंट का भंडार दे दे कि ग्रेट बाथ जैसा स्ट्रक्चर बना लो, हम चलो एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन इतना दिमाग हमारा अभी लग सकता है कि उसको वाटर टाइट कैसे बनाना है, नेचुरल टार या प्लास्टर कहां से आएगा, बिटुमिन का यूज कैसे होगा, ये सब उनके पास उस जमाने में था, ठीक है। तीसरा, पीपल ऑफ आईवीसी वर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, कैसे, प्रूव करो। नालियां वगैरह ऑब्वियसली बात है, अगर बदबू आएगी, अगर आप जो अस्वच्छ गंदी जगह पे रहोगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर फर्क आएगा। वो इंस्पेक्शन होल से इतना इनिशिएटिव क्यों ले रहे ब्रिक से कवर करने का, ताकि जो बदबू है उनके घर तक ना आए। भाई खाना खा रहे हैं, आपको गटर की स्मेल आ रही है तो आप उल्टी नहीं करोगे क्या, है ना। तो देवर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन के बड़े सारे डिसीजेस उनको या ना लगे, वो बीमार ना हो। और करेक्ट क्या है इनमें से स्टेटमेंट, सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है।
ये जो अभी तक मैंने हाउसेस की स्टेटमेंट दी थी उनसे मैंने ये बना रखा है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन थी कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग के साथ ये ऐसी स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्योंकि इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको स्पेसिफिकली किताबों के अंदर या इंटरनेट की सर्चेस के अंदर नहीं मिलेंगी, ये एक अनुमान होता है हमारा पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईबीसी। इनिशियली पीपल प्लान्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और बाद में हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स को कंस्ट्रक्ट करा गया, यानी कि पहले प्लानिंग हुई और बाद में कंस्ट्रक्शन हुई। कोई भी चीज ऐसी ही तो होती है, आप एग्जाम यूपीएससी का पहले जाओगे पढ़ोगे बाद में नहीं ना, हर चीज की पहले प्लानिंग होती है, यानी कि कोई भी जो फेज होता है वहां पर सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल काम होता है, जो मेंटल काम होता है, वो सबसे पहले होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी किसी भी चीज की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो होती हैं वो होती है। तो इनिशियली प्लानिंग वाज डन और बाद में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज डन। इनकरेक्ट क्या है इसमें से? डी, कोई भी नहीं। तो ये भी एक ऐसी चीज है क्यूरियोसिटी वाली, लेकिन इसकी थोड़ी सी हिंट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। यहां पर ये लिखा हुआ है यहां पर लाइन ऐसी दे रखी है, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ऑल थ्री वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। अब इस लाइन से आप कोई गलत इंटरप्रिटेशन मत लगा लेना। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे कैसे हो सकती है? मैंने कोई चीज सोची, एकदम से प्रेजेंट कर दूंगा उसका ढांचा सामने। सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी किसकी? प्लानिंग की। उसके बाद आएगी कंस्ट्रक्शन की, यानी कि बिल्डिंग की, उस चीज को बिल्ड करना। ठीक है, तो ये भी आपके पढ़ने के बाद आप अपनी नॉलेज को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन उसके ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रेन्स इन द हड़प्पन सिटीज। ठीक है, ड्रेन्स वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनों में बिछाई जाती थी ड्रेन्स। गलत है सही है? सही है। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप का मतलब ये होता है कि जैसे यहां पर ये किसी का घर है, पीछे से बाथरूम की नाली है, उसके बाद यहां का जो पानी है वो एक मेन ड्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब गली की, सिटी की एक ड्रेन की तरफ जा रहा है, जहां पर कुछ जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप का मतलब होता है ऐसे करके पानी जैसे जो गिरेगा, और ड्रेन्स की स्लोप भी जेंटल है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो दिखेगा स्टोन से बना हुआ, टेराकोटा से बना हुआ, जनरली तो स्टोन से ही होता था, तो उसके अंदर भी क्या है कि वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना होगा कि पानी जो है वो रिस रिस कर जो मेन ड्रेन है उसके अंदर आराम से चला जाए। सीधा होगा तो बहना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो जेंटल स्लोप को, जैसे ये एक मैंने स्लैब बनाई, इसके ऊपर मैंने फिर एक और स्लैब बनाई, ऐसे बनाई, और पानी आ रहा है यहां से, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं वैसे होते 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 पानी जो है रिस रिस कर यहां पर मेन ड्रेन की तरफ चला जाएगा। अब उसमें एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि फोटोज के थ्रू आप वो स्लोपिंग नेचर ड्रेन का देख नहीं सकते हो, यानी कि एनसीईआरटी वालों ने खुद मेंशन कर रखा है कि जो पिक्चर हमने लगा रखी है ड्रेन की उसके थ्रू, और 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी ये चीज गिवन है कि आप फोटोज के थ्रू अनुमान नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि पहली स्लैब, दूसरी स्लैब, तीसरी स्लैब, चौथी स्लैब, और पानी यहां पर किसी बाथरूम से आ रहा है उनके निकलता हुआ, और वो धीरे 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 करते 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 फ्लो होते होते स्ट्रीट की जो मेन ड्रेन है वहां तक जा रहा है। ओके, तो ईच ड्रेन हैज अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। इनमें से इनकरेक्ट क्या है? कोई भी नहीं है ना, नाइदर वन नॉट टू। तो जैसा कि हम जो ड्रेन्स की बात कर रहे थे, आपको यहां पर पता लग जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाली बात मैंने यहां मतलब यहां पर कवर कर रखी है एनसीईआरटी वालों ने। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर ड्रेन्स, नोटिस हाउ केयरफुली दीज ड्रेन्स वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब उसमें बोल रखा है एनसीईआरटी वालों ने, ऑल्दो यू कैनॉट सी इट, पिक्चर्स के थ्रू में पता नहीं लगेगा, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। फोटोज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू पता नहीं लगेगा, लेकिन हर एक ड्रेन में जेंटल स्लोप था सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। ठीक है,
आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एक पाइप की बात बताऊं आपको, हमारी छतों पे बारिश का पानी ना भरे तो छतों पे नालियां होती हैं, और घर के बाहर से मेन रोड से एक ऐसी प्लास्टिक की पाइप आ रही होती है ना, तो जब वो ग्राउंड फ्लोर तक आती है उसके आगे आपने देखा होगा एक स्लोपिंग ऐसे एक नेचर होता है, ताकि ये जो पानी है ना ये सड़कों पे ऐसे करके निकल जाए, है ना। ये भी इंस्पिरेशन कुछ वहीं से है, आर्किटेक्चरल डिजाइन से, जो कि पास से हम लोग खींचते चले हुए लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में अपनी, फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। ठीक है, क्लियर है, सही था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिटीज। मैंने यहां पर प्रोबेबिलिटी बताई है पहली स्टेटमेंट के अंदर, पीपल वर प्रोबेबली गवर्न्ड बाय रूलर्स। कैसे, ये प्रोबेबिलिटी को भी मैं उजागर कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई प्रूव दिस प्रोबेबिलिटी। वो तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ एविडेंसेस के थ्रू मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, ये तो कहानी बता रहे हो आप, कहानी तो मैं तो कुछ भी बना लूं। शाबाश, एक सिटाडेल का स्ट्रक्चर कि हर जगह पर वो नहीं है, हाइट बड़ी है एरिया कम है, प्लस किसका स्टैचू जो कि बहुत कॉमन नहीं मिला है, प्रीस्ट किंग का स्टैचू। ठीक है, प्रीस्ट किंग का स्टैचू, उसको हम प्रीस्ट भी बोल सकते हैं, किंग भी बोल सकते हैं, और कॉमन नाम जो आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं वो कंबाइंड तरीके से दे देते हैं, प्रीस्ट किंग। ठीक है, उसको बोला जाता है, वैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो नाम नहीं देना चाहते, एक ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलता है, जो कि एनसीईआरटी में भी ये लाइन गिवन है, अ स्टैचू ऑफ इंपॉर्टेंट मैन वियरिंग अ शॉल, या फिर बियरिंग अ एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, ऐसा करके दे रखा है, अ स्टैचू ऑफ अ मैन वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ हैज बीन फाउंड फ्रॉम पर्टिकुलर साइट। ठीक है, अब वो साइट कौन सी उसका एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं भी उसका नेम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, पीपल वर प्रोबेबली गवर्न बाय रूलर्स, और रूलर्स जो थे दे प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द हड़प्पन सिटीज। ये जो प्लानिंग उठती थी, जो मेंटल फ्रेमवर्क होता था प्लान करने का, वो रूलर्स के थ्रू होता था। बताओ, ठीक है, करेक्ट क्या है, बोथ। हाँ, क्लेम नहीं कर सकते ना हम उस चीज को पर्टिकुलरली, एग्जामिनर भी ये गलती नहीं करता है वैसे, है ना। तो अगर आप यहां पर देखो, यहां पर ये लाइन गिवन है, देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, लिखा हुआ है, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। हाँ, जो हम जेंटल स्लोप की बात कर रहे थे ना, ये देखो, घरों से पीछे से नालियां बहती होंगी, ये जो स्लोप मैं आपको बता रहा था ना स्टेप बाय स्टेप, ये देखो ये आ रहा है, आ रहा है ये सीढ़ियों की तरह, पानी पहले यहां पर एक टाइम पे भर जाएगा, फिर इससे भी भरकर जब वो ओवरफ्लो होने लगेगा गटर, तो वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये साइड ऊपर है, ये साइड नीचे है, ये इससे भी नीचे है, और यहां पर मेन गड्ढा है। ठीक है, हाँ जेंटल, तभी वो एनसीईआरटी वाले भी बोल रहे थे, ये मतलब आपको दिखेगी नहीं वो फोटो में क्लियरली, लेकिन हमें दिख रही है और हमें देखनी भी पड़ेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। पीपल ऑफ आईवीसी वर फेमिलियर अबाउट गोल्ड, है ना। पीपल ऑफ आईवीसी वर नॉट फेमिलियर विद सिल्वर, ये गलत है, सिल्वर भी था, गोल्ड से भी फेमिलियर थे। इनकरेक्ट क्या है, टू ओनली। ठीक है, सिल्वर के आइटम्स भी मिले हैं वहां पर। इसका हम लेवल अप करेंगे कि गोल्ड क्या सच में आईवीसी में मिलता था या फिर वो कहीं और से लेकर आते थे, सिल्वर या और भी मटेरियल्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम अपना लेवल अप करेंगे, पूनम दलाल दहिया के लेवल तक जाएंगे, तो आपको और भी राज इससे मिलेंगे देखने को, जानने को, और भी क्वेश्चंस का लेवल अप होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी तक स्टिक रहते हैं। तो देखो, जो रूलर्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है, वैल्यूएबल चीजें हो सकता है वो अपने पास रख लेते थे, मोस्ट वैल्यूएबल चीजें, और उस जमाने में भी वैल्यूएबल आइटम्स माना जाता था,
ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरीज वगैरह ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये मिली है तभी तो हम क्लेम कर पा रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है ना गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है। और ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह भी वो अपने पास रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईबीसी। देयर आर एविडेंसेस ऑफ स्क्राइब्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो लिखना जानते हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज को लिख सकते हैं किसी सरफेस के ऊपर, वो स्क्राइब्स होते हैं। तो स्क्राइब्स हैं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। प्रूव इट। शाबाश। सील्स के ऊपर जो हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट जो मिल रखी है जो कि अनडिसाइफर्ड है ना, तो वो जो स्पेशल राइटिंग है वो स्क्राइब्स ने कर रखी थी। दूसरी चीज, स्क्राइब्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रोट ऑन सील्स एंड अदर मटेरियल्स ऑल्सो। सिर्फ सील के अलावा नहीं, सिर्फ सील पे नहीं, सील के अलावा भी अदर मटेरियल्स पे वो लिखते होंगे, ये है स्टेटमेंट, है ना, कहीं ना कहीं तो लिखते ही होंगे। करेक्ट क्या है? बोथ 1 and 2। शाबाश, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है ये स्क्राइब्स। देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और वो प्रिपेयर करते थे सील्स वगैरह को। जैसे किसी ने शेप वगैरह दे दी, उसके ऊपर एनिमल वगैरह बनाना या कुछ लिखना, वो प्रिपेयर करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स ऑल्सो, जो कि सर्वाइव नहीं कर सके। हमारे पास ज्यादातर एविडेंसेस लिखावट के इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हड़प्पन स्क्रिप्ट के सील्स के ऊपर ही है ज्यादातर। अदर मटेरियल्स के ऊपर भी लिखा होगा उन्होंने, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकी, इतनी ज्यादा मिली हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं एज कंपेयर टू सील्स। अब इतने टेस्ट देने के बाद समझ में आ रहा होगा ना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। आपको एक सिंगल स्कोप भी मिल पा रहा है क्या एक्स्ट्रा, किसी लाइन से और कोई क्वेश्चन बन सकता था या कुछ भी नहीं ना, तो उसकी कदर करो, टेस्ट जरूर देना है ना, वरना हमारे मोटिवेट नहीं करते हैं, डंडा लेते हैं तेल वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statements about Indus Valley civilization. There are evidences of craft persons in IVC. Prove it. पोट्री, टॉयज, इतने सारे टेराकोटा के स्कल्पचर्स, है ना, सील्स वगैरह। अब स्क्राइब्स देखो, स्क्राइब कौन होता है? जो लिखना जानता है, लेकिन स्क्राइब सील्स को शेप नहीं दे सकते, राइट? वो क्राफ्ट का काम है एक तरीके से, है ना, स्किल का काम है। उसके बाद देयर आर एविडेंसेस ऑफ स्पेशल वर्कशॉप्स इन आईवीसी। हाँ है, काम होती। देखो एक बात बताता हूं मैं, ये जो स्पेशल वर्कशॉप वाली बात है और अगली स्टेटमेंट में मैंने फैक्ट्री दे दिया, एक ही चीज है, कांचा यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, ठीक है, एक ही चीज है। अब जैसे मैं बताता हूं, बहुत सारी बुक्स दोस्तों क्या कहती हैं, लोथल के अंदर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी। अब वो फैक्ट्री ऐसी तो है नहीं कि आज जैसे अंबानी अदानी की फैक्ट्री होती है, कोई भी छोटी मोटी फैक्ट्री होती है। कई सारी बुक्स ये भी बोलती हैं कि लोथल के अंदर बीड मेकिंग की स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप थी, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूं कि आपकी जूते बनाने की फैक्ट्री है या जूते बनाने की वर्कशॉप है, तो मैं कोई गलत बात कर रहा हूं दोनों सेंटेंसेस बोल के? नहीं ना। देयर आर एविडेंसेस ऑफ स्पेशल वर्कशॉप्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। डिफरेंस पता है क्या होता है एक्चुअली? मैं बताऊं, जहां ना बंदे काम करते हैं ना, स्किलफुल बंदे कोई भी चीज को बनाने के लिए, वो वर्कशॉप होती है, ठीक है। और बेसिकली जहां पर मटेरियल वगैरह बन रहा होता है किसी पर्पज से बेचने वगैरह के लिए, उसको फैक्ट्री का नाम दे दिया जाता है। इसलिए मैं कहता कांचा यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, मीनिंग एक ही होता है। बहुत थिन लाइन है इसके अंदर, ठीक है। देयर आर एविडेंसेस ऑफ फैक्ट्रीज। तो स्टेटमेंट करेक्ट क्या है? ईशा आपने गलत कर दिया होगा शायद से इसको, है ना,
करेक्ट क्या है? मैंने क्या बोला था, हर वर्ड एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलता है, एप्लीकेशन करनी पड़ती है, यूपीएससी या एग्जामिनर घुमा कर दे देता है कभी कभार। करेक्ट क्या है? ऑल। ठीक है, 1 2 and 3। और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा ईशा, ध्यान से पढ़ो इसको। देयर आर एविडेंसेस ऑफ क्राफ्ट पर्संस मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, या तो वो घरों में बनाते थे या फिर इन, देखो, स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स को फैक्ट्री भी कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट मैंने अपनी साइड से दे दी, क्योंकि लोथल के अंदर बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली हुई है, आगे आएगा इस चैप्टर में। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। क्वेश्चन नंबर 41, चिल्ड्रन ऑफ आईवीसी प्लेड विद वेरियस काइंड्स ऑफ टॉयज। अब ईशा कहेगी मुझे अपना बचपन याद नहीं है, मैंने खिलौने से खेला कि नहीं खेला, इनका बचपन क्या बताऊं मैं। तो प्लेड विद वेरियस काइंड्स ऑफ टॉयज, कैसे? एविडेंसेस मिले हमें टॉय फिगर्स के? प्लो टॉय नहीं था, नहीं 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 नहीं, वो मतलब वो टॉय नहीं था बेसिकली, वो एक एविडेंस है बेसिकली। आप उसको ऐसा कह सकते हो कि ओरिजिनली प्लो यूज होता हुआ होगा। अब मैं आपको दोस्तों ना ट्रिक बताता हूं बहुत अच्छी। देखो, बहुत सारे मटेरियल्स की ना लिस्टिंग आप बना लोगे ईशा, मयूर, है ना, आप लोग भी बनाओगे जब आप आईवीसी पढ़ोगे या कोई भी चैप्टर पढ़ोगे। एक बात याद रखना हमेशा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर उसका किसी चीज का, किसी जानवर का, किसी धातु का एविडेंस, आर्कियोलॉजिस्ट की बात को छोड़ो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि आईवीसी में ये चीज थी कि नहीं थी, अगर आपको किताबों से कोई लाइन याद या कोई चित्र याद आए कि ये सील्स के ऊपर ये जानवर बना हुआ था, या फिर किसी बीड्स के ऊपर ये जानवर था, या फिर उन्होंने खुद से कोई ड्रॉ करा किसी एक जगह पर, या फिर उन्होंने खिलौने बनाए उस जानवर के या उस चीज के, तो क्या आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती थी, हड़प्पन्स ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने देखी हुई हैं अपनी आंखों से चीजें, तो एक रूल याद रखो, नॉर्मल सा एक लॉजिकल रूल बता रहा हूं, देखना अभी दिमाग जो है वो खुल जाएगा। मैं कभी भी वो चीज बना ही नहीं सकता जो मैंने अपनी आंखों से ना देखी हो। समझ रहे हो? मैं एक ऐसा जानवर बना दूं जिसके 28 हाथ हो या कुछ भी हो, वो मैं बना नहीं सकता जब तक मैंने उसको देखा ना हो, या उसका चित्र कभी इमेजिन ना करा हो, या फिर कहीं पर देखने को मिल जाए, ना देखने को मिल जाए। उस जमाने के लोगों के हिसाब से आप इमेजिन करो कि वो लोग जो है जितनी चीजें कर रहे हैं वो बनावटी रूप से नहीं कर रहे हैं, वो जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं उन्होंने सच में उस चीज को या तो यूज करा है, या फील करा है, या उन्होंने देखा है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ऐसे कि ये चीज हड़प्पा में मिलती थी कि नहीं मिलती थी। अगर उसका कोई मटेरियल एविडेंस पे अगर किसी चीज का चित्र है तो जी हाँ बोल लो कि वो मिलती थी। तो चिल्ड्रन ऑफ आईवीसी प्लेड विद वेरियस काइंड ऑफ टॉयज, मिले एविडेंसेस हमें, खेलते थे। मोस्ट ऑफ द टॉयज वर मेड विद टेराकोटा, मतलब और भी मटेरियल से बन सकते हैं लेकिन ज्यादातर हमें टेराकोटा वाले टॉयज मिल रखे हैं। इनकरेक्ट क्या है? डी। ठीक है, कोई भी नहीं। और टॉयज की पूरी एक इमेज यहां पर आपको गिवन है, ये रहे सारे टॉयज हैं आपके सामने। ठीक है, ये टेराकोटा टॉयज है ज्यादातर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको, अभी हम आगे चल के डिकोड कर लेंगे इसको, अगर मैं इस फिगर को, इसका कटा हुआ सिंग दिख रहा है वैसे तो हमें, लेकिन अगर मैं इसको राइनो कंसिडर कर लूं और मान लो ये प्रूव हो जाए कि राइनो का टॉय मिल रखा है, और अगर मैं बोलूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या उन लोगों ने कभी राइनो देखा था? देखा था। अच्छा, एक जनरल सवाल पूछता हूं, इन टॉयज को छोड़ो, गिलहरी देखी थी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने? स्क्विरल कैसे कह सकते हो? वो फ्यांस का एक मटेरियल उन्होंने बना रखा है, फ्यांस मटेरियल का, जिसमें वो स्क्विरल इज होल्डिंग समथिंग, या तो नट या समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो गिलहरियों से भी फैमिलियर थे, वाकिफ थे। क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। देयर इज सम फॉर्म ऑफ एविडेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जमाना।
कि कुछ ना कुछ प्रकार की ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटी जरूर होती होगी, हाँ या ना? कैसे कह सकते हो? मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, दिलमुन के साथ, मगान सिविलाइजेशन के साथ इनका व्यापार होता था। और इतनी सारी इकोनॉमी से अगर ये कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, जैसे यहां पर है ये आईवीसी, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है, इजिप्ट, दिलमुन, मगान, तो हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। तो जो पैरेलली इकोनॉमीज इनके साथ एग्जिस्ट कर रही थी, तो ग्लोबलाइजेशन तो चल ही रहा है ना। एक प्रूफ क्या है इसका, सबसे ठोस प्रूफ, सिलेंड्रिकल सील्स मैंने आपको बताया था कौन सी कंट्री से आती थी, मतलब कौन सी सिविलाइजेशन से आती थी इनके पास? मेसोपोटामिया। हाँ, उनके टेक्स्ट भी मिल रखे हैं, ठीक है। और मेसोपोटामियन और इजिप्शियन राजाओं ने हड़प्पा के बारे में भी मेंशन कर रखा है ना? हाँ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। देयर इज सम फॉर्म ऑफ एविडेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम आईवीसी। उसको वो बोलते थे, मयूर जो आप पूछ रहे हो ना, मेलुआ। हड़प्पा को वो लोग मेलुआ बोलते थे। और इसके ऊपर एक अमीश की एक बुक भी है, मेलुआ, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेस्ट रीडर बुक, अमेजन सेलिंग बुक, ठीक है। उसके बाद, इट इज लाइकली दैट रूलर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स, दूर दराज के एरिया में, टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। आम लोग अपना प्लान बनाकर कैसे जाएंगे? रूलर्स ही भेजा करते होंगे। लेकिन पॉइंट इज, क्या वहां से बाहर से जब वो जाते थे ट्रेड करने, मेटल अलग अलग प्रकार के, प्रीशियस स्टोन्स अलग अलग प्रकार के आते थे, और दूसरी चीजें जो राजाओं वगैरह को, रानियों वगैरह को चाहिए होती होंगी रूलर्स को। हाँ, करेक्ट क्या है? बोथ। अपनी नॉलेज को कंठस्थ करके रखा करो, उससे दोस्तों आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा एग्जाम के अंदर। जैसे क्या होता है जब पेपर खत्म हो जाता है ना, आपने वेरियस इंस्टीट्यूट्स की, यूट्यूबर्स की एनालिसिस सुनी होगी, दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट, ये, लेकिन आपको 2 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पता कैसे होगा विच क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट? उसकी जानकारी आपको अगर होगी, अपनी नॉलेज के ऊपर विश्वास होगा, अपने नोट्स के ऊपर विश्वास होगा कि यार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, तमिलनाडु पढ़ी, पूनम दला दहिया पढ़ी, उपेंद्र सिंह पढ़ी, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन से मैंने टेस्ट दिए हैं इसके, मैंने तो नहीं सुना ये चीज, तो अगर मुझे नहीं पता तो इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए किसी के बाप को भी नहीं पता है। ये कॉन्फिडेंस अगर आ जाए जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको, तो आप डिसाइड कर लोगे कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है या दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी लेफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट यहीं पर आपको मिल जाएगी रूलर्स वाली, उसमें रूलर्स के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में हमें एक बात बोली हुई है, इट इज लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। अब जब ये उधर कुछ लेने जा रहे हैं, तो उधर के लोग भी कुछ मंगवा रहे हुए हमसे। और ऐसा सिर्फ एक सिविलाइजेशन के साथ नहीं हो रहा था, सिर्फ मेसोपोटामिया के साथ तो हो नहीं रहा था, सिर्फ इजिप्ट के साथ तो हो नहीं रहा था, सिर्फ दिलमुन के साथ तो हो नहीं रहा था, सिर्फ मगान के साथ तो हो नहीं रहा था, वेरियस सिविलाइजेशन जो पहले के साथ एग्जिस्ट करते थे उनके साथ ये हो रहा था। तो ये अपने आप में ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। पीपल कंस्ट्रक्टेड वेल्स इन देयर हाउस। अभी आपने देखा। उसके बाद, वेल्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एट पब्लिक प्लेसेस। क्या सारे कुएं लोग घर के अंदर ही बनाते थे या फिर पब्लिक प्लेसेस में भी कुएं थे? पब्लिक प्लेसेस में भी थे। अगर कुछ भी याद ना है ना कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई, आप कुछ मत करो, ग्रेट बाथ के चारों तरफ जो रूम्स है ना, उसके अंदर वेल्स भी थे, उसको इमेजिन कर लो। तो ग्रेट बाथ क्या किसी का प्राइवेट स्ट्रक्चर था कि पब्लिक स्ट्रक्चर था? पब्लिक, है ना। और सड़कों पे और भी जगह पर कुएं मिल रखे हैं, और इसकी एक फोटो भी गिवन है यहां पर, ये देखना यहां पर, ये एक वेल है, किसी के घर का नहीं है, ये पब्लिक प्लेसेस पर है, पब्लिक प्लेस पर है, ये रहा कुआं, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी
अगर ये चीजें समझ में ना आए तो आप इसमें खुशी खुशी कूद जाना। ओके। 44. Consider the following statements about Harappan seals. Some Harappan seals have signs in the form of script engraved on them. कुछ हरप्पन सील्स के ऊपर कुछ साइंस बन रखे हैं जो कि एक प्रकार की स्क्रिप्ट है। सही है। दूसरा, राइटिंग्स जो कि हरप्पन सील्स के ऊपर हमें मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई हमसे पूछे सबसे पहली प्रकार की लिखावट, इसके अवशेष कहां मिलते हैं, आंसर लाइज इन द हरप्पन सील्स, हरप्पन स्क्रिप्ट जो कि सील्स के ऊपर एंग्रेव करी गई है। सबसे पहले हमें वही मिली थी, तो हम ये कहते हैं इंसान ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले लिखना जहां शुरू करा वो हरप्पन स्क्रिप्ट थी, सील्स के ऊपर जो मिली हुई है। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सही है। तीसरी स्टेटमेंट, हरप्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, करेक्ट पूछा है मैंने, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये देखो, हमें बोल रखा है कि फार लेफ्ट इस इमेज को देखो, ये वाली, यहां पर कुछ साइंस दिखेंगे आपको, ठीक है, एनिमल फिगर वगैरह भी बन रखे हैं। ये साइंस जो हैं, द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर्स ने कोशिश करी है इन साइंस को पढ़ने की, बट स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, यानी कि अनडिसाइफर्ड है हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक। सिर्फ सील्स की मतलब डिसाइफर नहीं हो पाई, या किसी भी चीज की डिसाइफर नहीं हो पाई आईवीसी में, कोई भी स्क्रिप्ट सारी नहीं हो पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड वेसल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, तीनों के, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, हाँ या ना? हाँ नहीं, मतलब क्या नहीं, क्या नहीं मिले हैं, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरी स्टेटमेंट, पीपल ऑफ आईवीसी वोर ऑर्नामेंट्स ऑफ, यानी कि ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड कॉपर। कॉपर की भी पहनते थे? सही है, पहनते थे, पहनते थे, ठीक है। टूल्स एंड वेपन्स वर मेड विद द यूज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, मेनली टूल्स, औजार वगैरह जो यूज करते थे ज्यादातर कॉपर और ब्रॉन्ज की यूज करते थे। करेक्ट है, ठीक है। अप्रूव देख लो, फंसाने वाली चीज है कहां पर ये? Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver, ठीक है। Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels। अब वेसल की बात यहां पर इसमें आ गई कॉपर एंड ब्रॉन्ज में, और इस पे क्या बोल रखा है देखो, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज, बट ऑब्वियस है, एंड वेसल्स ऑल्सो। तो ऊपर के दो और नीचे के दो, गोल्ड सिल्वर के भी और कॉपर और ब्रॉन्ज के भी, ठीक है। और जो ऑर्नामेंट्स वाली बात है, वेपन्स वाली बात है, टूल्स वाली बात है, वो कॉपर के और ब्रॉन्ज के, ठीक है।
और अगर ऑर्नामेंट्स आपसे पूछे जाए ज्वेलरी, तो ऊपर के भी दो, कॉपर और ब्रॉन्ज के भी, और गोल्ड और सिल्वर के भी। ठीक है, गहराई से पढ़ा करो उसे। तो सारी स्टेटमेंट ठीक है, आंसर विल बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईबीसी। पीपल ऑफ आईबीसी मेनली यूज्ड स्टोन वेट्स, मतलब वो जो वेट्स यूज करते थे किसी भी चीज को तोलने के लिए, वो स्टोन के बने होते थे। ठीक है, दूसरा क्या, वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड टू वे प्रीशियस स्टोन्स एज वेल एज मेटल्स, मतलब वो वजन किसका नाप तोल करते थे, प्रीशियस स्टोन्स का भी और मेटल्स का भी। क्या करेक्ट क्या है, बोथ। इसके ऊपर जरा कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़, फिर मैं आपको सोर्स दिखाता हूं। चर्ट यूज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द काइंड ऑफ स्टोन। चर्ट एक स्टोन था जो कि दूसरे स्टोन और मेटल्स के वजन को नापने के लिए काम आता था। जैसे तराजू में जो सब्जी वाले 5 किलो 10 किलो के वो जो रखते हैं ना पत्थर, या जो मेटल्स रखते हैं, वो एक प्रकार से उस जमाने में चर्ट काम करा करता था उसका। ठीक है, उसके बाद चर्ट यूज इन आईवीसी वॉज मेनली यूज टू मेक वेट्स। ठीक है, उसके बाद कार्नीलियन यूज इन आईबीसी वॉज अ काइंड ऑफ स्टोन था। अभी साथ में दिखा दूंगा, साइड में बॉक्सेस गिवन है इसके, लेकिन उससे भी इतने सारे क्वेश्चन बन गए हमारे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों एग्जाम में, कार्नीलियन यूज इन आईबीसी वॉज ऑफ विच कलर, रेड। ब्लू कलर का कौन सा पत्थर होता था वैसे, लैपिस लाजुली। बीड्स यूज्ड इन आईबीसी वाज मेनली मेड अप ऑफ, ज्यादातर कार्नीलियन, रेड स्टोन है ना। एक क्वेश्चन ये भी देखो, पीपल ऑफ आईबीसी यूज कार्नीलियन मेनली टू मेक बीड्स, बट अदर स्टोन्स वर ऑल्सो यूज टू मेक बीड्स। सही है। कार्नीलियन स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड ऑल्सो फॉर बीड मेकिंग। फाइनली एक छेद करा जाता था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीड, जहां से एक स्ट्रिंग पास हो सके और फिर वो माला वगैरह चेन वगैरह बनाकर बीड्स की पहन सके। ठीक है, करेक्ट क्या है, डी। अब पहले आप कार्नीलियन और उसके चर्ट वाले सोर्सेस को देख लो। ये है चर्ट, ठीक है, स्टोन वेट्स होते थे ये है चर्ट। ठीक है, दीज वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन, दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। राइट साइड पे यहां पर आपको जो दिख रहे हैं ये हैं वो बीड्स कार्नीलियन के, रेड स्टोन से बने हुए। ठीक है, these were made of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped and polished also. और फाइनली उनमें से एक छेद पास करा जाता था जहां से स्ट्रिंग अटैच करी जाएगी और जहां पर फिर लोग उसको पहन सके। ठीक है, उसके बाद हरप्पन सील्स, द हरप्पन पीपल मेड सील्स आउट ऑफ स्टेटाइट। अब दोस्तों इसका नाम आपने एनसीईआरटी में नहीं सुना होगा, लेकिन आप एक बात याद रखना, मैंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट डाली है इस क्वेश्चन में, बिकॉज जो हरप्पा में जो स्टेटाइट सील मिली है वो सबसे प्रोमिनेंट सील मानी गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। याद है ना,
द सील मेड ऑफ स्टेटाइड, क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं जानता हूँ कि इसके मतलब एनसीईआरटी के बियॉन्ड मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट दे दी, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपने गलती करी कोई बात नहीं, आपको सीखोगे ही। हरप्पन्स मेड सील्स आउट ऑफ टेराकोटा ऑल्सो, एंड हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन ऑल्सो। हाँ, पत्थर से भी बनाते थे। ठीक है, आपको इन दो में डाउट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। करेक्ट क्या है? 1, 2 एंड 3। यहां पर लिखा हुआ है देखो, हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। ज्यादातर किससे बनती थी? मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा कुछ नहीं होता है दोस्तों, गीली मिट्टी, ठीक है, उसका आपने जो शेप देनी दे दो गीला करके, उसके बाद पका दो उसे, वो टेराकोटा बन जाता है ना, सिंपल। तो सबसे इजीली बनाना किसी भी चीज को टेराकोटा के थ्रू पॉसिबल है। ये वाली बात होगी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द हरप्पन सील्स वर रेक्टेंगुलर इन शेप। मोस्ट सही है। सम ऑफ द हरप्पन सील्स वर मेड इन स्क्वायर शेप ऑल्सो। हाँ भाई, स्क्वायर में भी मिली है, ट्राइंगल में भी मिली है, सर्कल में भी मिली है। ठीक है, उसके बाद द हरप्पन सील्स यूजली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन देम। ज्यादातर सील्स के ऊपर मतलब यूजली होते थे एनिमल्स वगैरह की फिगर। ठीक है, करेक्ट क्या है? ऑल। ठीक है, क्योंकि शेप के ऊपर यार इतना ज्यादा कंसर्न मत रहा करो, सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप थोड़ी ना होगी। और आप ये थोड़ी ना कह सकते हो रेक्टेंगुलर स्क्वायर बहुत क्लोज शेप्स होती हैं, पता है ना आपको। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सील जो यहां पर मिली हैं उसके वेरियस शेप्स होते थे। ठीक है, और उनके ऊपर ये देखो यहां पे लिखा हुआ है जर्नली रेक्टेंगुलर। ठीक है, जर्नली, लेकिन और भी शेप तो हो सकती है। एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। जानवरों की इम्प्रिंट उसके ऊपर वो बनाते थे, नकाशी बनाते थे उसकी। क्वेश्चन नंबर 55। A stone statue of an important man wearing an embroidered cloth garment was found from मोहनजोदारो। मैंने बताया था ना, सबसे पॉश, सबसे प्रोमिनेंट चीजें 99% टाइम्स जो है वो मोहनजोदारो से रिकवर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक्चुअल एविडेंस ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ, कॉटन क्लोथ वर फाउंड फ्रॉम। एविडेंसेस ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ, मोहनजोदारो। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही सिमिलर सा एक क्वेश्चन जहां पर आप ट्रैप हो सकते हो। एक्चुअल एविडेंस ऑफ फर्स्ट ग्रोन कॉटन क्रॉप्स वर फाउंड फ्रॉम। ये मेहरगढ़ है। हाँ, सब में मेहरगढ़ टिक कर दे, कभी ना कभी तो सही हो ही जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 58। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एविडेंस ऑफ क्लोथ। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ जो मिल रखी है वो तो मोहनजोदारो से मिले हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एट मोहनजोदारो। यहीं से मिले एक्चुअली सबसे पहले। क्या हो गया? मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं, मेहरगढ़ से कॉटन क्रॉप्स मिले हैं बस। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एट मोहनजोदारो। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स आल्सो एट मोहनजोदारो। सही है, दोनों जगह से मिले हैं। ठीक है, इनकरेक्ट क्या है? नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। ये सारे साथ में दिखा दूंगा अभी मैं आपको। पीपल ऑफ आईवीसी वर फैमिलियर अबाउट स्पिनिंग एंड वीविंग क्लोथ्स। बताओ। दो
स्पिनिंग भी और वीविंग दोनों? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, यहां पर भी है स्पिंडल वॉल, ठीक है। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज थ्रेड्स फॉर स्पिनिंग। स्पिंडल वॉल का यूज ही वही होता है, आप उसमें रुई का एक टुकड़ा डालो, उसको घुमाओ ऐसे, धागा निकल कर आता है। और वीविंग मतलब देखो, स्पिनिंग का मतलब होता है आप ना, देखो इधर देखो, धागा निकालते हो। वीविंग का मतलब होता है आप कपड़े बुनते हो, प्रॉपर बनाते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैन का स्टैचू मिल रखा है वो नंगा है क्या? पहना हुआ है ना कुछ, तो कपड़े होते होंगे ना, ठीक है। और कपड़े क्या हवा में उसके उड़ रहे हैं? प्रॉपर कपड़ा ही है ना, थ्रेड से बन रखा है। तो स्पिनिंग और वीविंग दोनों जानते थे। और इसका एक पुख्ता सबूत अपार्ट फ्रॉम द प्रीस किंग का स्टैचू के अलावा है स्पिंडल वॉल। और मैंने आपको बोला था ना, कोई भी चीजें, अभी मैंने आपको एक रूल बताया, जिन चीजों के एविडेंसेस आपको सील्स के थ्रू, ठीक है, राइटिंग तो देखो डिसाइफर नहीं हो पाई तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, सील्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, टॉयज के थ्रू, टेराकोटा फिगर्स के थ्रू, स्टैचूज के थ्रू आपको जो मिलती है, तो कोई भी चीज वो ऐसी इमेजिनेशन से नहीं बना सकते जो उन्होंने देखी ना हो। वो सच में कभी ना कभी ऐसे फोटो बनवाने के लिए खड़ा हुआ होगा, प्रीस किंग है ना, स्टैचू वगैरह बनवाने के लिए अपनी। तो उस टाइम पर आपका स्नैपचैट तो चलता नहीं था, है ना ईशा, तो उनका स्टैचू बनता था। तो ड्रेपरी उसने पहन रखी थी, यानी कि शॉल पहन रखी थी, तो वो एक एविडेंस है। तो स्पिनिंग का, वीविंग का वहां से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो स्पिंडल वॉल्स तो मिले ही हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? इनकरेक्ट पूछा मैंने, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 60, स्पिंडल वॉल्स यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ काइंड ऑफ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आते हुए भी क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे सोचने पे मजबूर कर सकता है। ये एक स्पिनिंग टूल था, ये एक वीविंग टूल था, ये एक स्टिचिंग टूल था, या ऑल ऑफ द अबव? ओनली स्पिनिंग टूल था ये, सिर्फ इसको यूज करके धागे निकलते हैं उसमें से, आप इसको स्टिचिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, और वीविंग की तो मतलब ही नहीं उठता इससे, ठीक है। अब जो हम स्टैचू से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन देख रहे थे वो यहां पर दोस्तों आपको मिलेंगे। ये है स्टैचू, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है, देखो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ इसमें पहना हुआ है। इट इज अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, विच शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, कपड़ा। अब ये देखो ध्यान से, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, यहां पर बात हो रही है कॉटन क्रॉप के ग्रोइंग की, अबाउट 7000 ईयर्स अगो। लेकिन एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़े के, क्रॉप के नहीं, कपड़े की पीसेस वर फाउंड अटैच टू द लिड, लिड होता है ढक्कन, ठीक है, लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, देखो दोनों चीजें हैं, सिल्वर वास एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मयूर सोच रहा होगा फाउंडेशन कोर्स खत्म करने के बाद आज दोबारा से स्टार्ट हो रहा है मेरा फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड स्पिंडल वॉल्स, ये एविडेंस है इसका। और स्पिंडल वॉल से क्या होता है बताओ? स्पिनिंग, वीविंग या स्टिचिंग? स्पिनिंग। और स्पिनिंग करने के बाद क्या निकलता है उसके अंदर से? थ्रेड। तो यहां पर देखो, स्पिंडल वॉल मेड ऑफ टेराकोटा मटेरियल एंड फायंस मटेरियल, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। इसलिए समझ गए, मैंने ये पूछा था आपसे क्या था, है ना, क्या था, किस पर्पज से यूज होता था, एक क्वेश्चन मैंने इसका बना कर दिया। और स्पिंडल वॉल की नॉलेज को मैंने ये प्रीस किंग के स्टैचू से कंबाइन करके आपको पूछा कि वो स्पिनिंग और वीविंग के बारे में जानते थे क्या वो थ्रेड की नॉलेज रखते थे क्या? तो स्पिंडल वॉल मिल रहा है, वो स्पिनिंग के लिए यूज हो रहा है तो धागा निकलेगा। कपड़ा जानते थे क्या? वो कपड़ा जानते थे, ठीक है, ये पहना हुआ है, पूरी शॉल ड्रेपरी। एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ के बारे में एविडेंस था, यहां एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, अभी से यहां तक
एनसीईआरटी के उस पेज तक जहां पर मैंने आपको दिखाया 60 क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से अगले लेक्चर में हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप पहले हमेशा इंस्टाग्राम पे टेस्ट दिया करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। उसके बाद आप इन वीडियो डिस्कशंस को देखो तो ही आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि 2025 से लेकर 2030 तक आप में से जितने लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, ये स्टैटिक सीरीज आपकी बहुत मदद करेगी इन यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस और भी वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, जहां पर ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब की नॉलेज काम आती है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।